अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिति 14.1 भूमिका। हम अनेक प्रकार के आकार देखते हैं जिनसे हम परिचित हैं। हम बहुत से चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में विभिन्न आकार निहित होते हैं। हम इन आकारों में से कुछ के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ भी चुके हैं। आप इन आकारों की एक सूची बना लें कि ये किस प्रकार प्रकट होते हैं। इस अध्याय में हम इन आकारों को बनाना सीखेंगे। इनको बनाने के लिए हमें यंत्रों के बारे में जानने की आवश्यकता है। आइए उन्हें देखें तथा उनके नाम और प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्रम संख्या 1, नाम रूलर अथवा सीधा किनारा। आकृति बनाई गई है स्केल की। विवरण: सैद्धांतिक रूप में एक रूलर में कोई चिन्ह नहीं होते, परंतु आपके ज्यामिति बॉक्स की रूलर में एक किनारे के अनुदेश सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं और कभी-कभी दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। प्रयोग: रेखाखंडों को खींचना और उनकी लंबाइयां मापना। पृष्ठ 296। क्रम संख्या 2, आकृति प्रकार। इसकी आकृति बनाई गई है। इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखने का स्थान होता है। इसका प्रयोग बराबर लंबाइयां अंकित करने के लिए होता है, परंतु उन्हें मापने के लिए नहीं। चाप और वृत्त खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्रम संख्या 3, डिवाइडर। इसकी आकृति यहाँ बनाई गई है। इसके 2 नुकीले सिरे होते हैं। प्रयोग: लंबाइयों की तुलना करने के लिए। क्रम संख्या 4, सेट स्क्वायर। ये 2 होते हैं। आकृति: 2 त्रिभुजाकार यंत्र हैं। एक में शीर्षों पर कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री है और दूसरे में ये कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। प्रयोग: लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचना। क्रम संख्या 5, चांदा कोण मापक। इसकी यहाँ आकृति बनाई गई है। ये एक अर्धवृत्ताकार यंत्र होता है जिस पर 180 डिग्री भाग चिन्हित होते हैं। ये मापन दाईं ओर से 0 डिग्री से प्रारंभ होकर बाईं ओर 180 डिग्री पर समाप्त होता है और ऐसा ही बाईं ओर से 0 डिग्री प्रारंभ होकर दाईं ओर 180 डिग्री पर समाप्त होता है। इसका प्रयोग कोणों को खींचने और मापने के लिए किया जाता है। पृष्ठ 297। हम रूलर और प्रकार की रचनाओं पर विचार करने जा रहे हैं। इनमें रूलर का केवल रेखाएं खींचने और प्रकार का केवल चाप खींचने में प्रयोग किया जाएगा। इन रचनाओं को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतिए। यहाँ आपकी सहायता के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। ए. पतली रेखाएं खींचिए और हल्के बिंदु अंकित कीजिए। बी. अपने यंत्रों को नुकीले सिरे और पतले किनारे वाला बनाकर रखिए। सी. अपने बॉक्स में 2 पेंसिल रखिए, एक प्रकार में रखने के लिए और दूसरी रेखा या वक्र खींचने और बिंदुओं को अंकित करने के लिए। 14.2 वृत्त। यहाँ एक पहिए का चित्र है। इस दर्शाए गए पहिए को देखिए। इसकी परिसीमा या बाउंड्री पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र से बराबर दूरी पर है। क्या आप ऐसी कुछ और वस्तुएं बता सकते हैं और उन्हें खींच सकते हैं? ऐसी 5 वस्तुओं के बारे में सोचिए जो इसी आकार की हों। 14.2.1 एक वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। मान लीजिए हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना चाहते हैं। हमें अपने प्रकार का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये निम्न चरणों में किया जा सकता है। चरण 1, प्रकार को वांछित त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। चरण 2, एक नुकीली पेंसिल से वो बिंदु अंकित कीजिए जिसे हम वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। इसे बिंदु O से नामांकित कीजिए। चरण 3, प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए। चरण 4, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। ध्यान रखिए कि चक्कर एक ही बार में पूरा हो जाए। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या आप केंद्र O लेकर एक बिंदु मान लीजिए P से होकर वृत्त खींच सकते हैं? पृष्ठ 298। प्रश्नावली 14.1। प्रश्न 1, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रश्न 2, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचिए। प्रश्न 3, एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? यदि व्यास परस्पर लंब हों तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे?
प्रश्न 4, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। प्रश्न 5, मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। उन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि ए बी बार और सी डी बार परस्पर समकोण पर हैं। 14.3 एक रेखाखंड। याद कीजिए, एक रेखाखंड दो अंत बिंदुओं से परिबद्ध या बाउंडेड होती है। इसी कारण हम इसकी लंबाई रूलर से माप सकते हैं। यदि हमें किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात हो तो उसे एक आकृति द्वारा निरूपित करना संभव हो जाता है। आइए देखें कि हम ऐसा कैसे करते हैं। 14.3.1 एक दी हुई लंबाई के रेखाखंड की रचना करना। मान लीजिए हम 4.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करना चाहते हैं। हम रूलर का प्रयोग करके 4.7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी अंकित करते हैं। ए और बी को मिलाने पर हमें रेखाखंड ए बी बार प्राप्त होता है। बिंदु ए और बी को अंकित करते समय हमें रूलर पर सीधे नीचे की ओर देखना चाहिए, अन्यथा हमें सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा। रूलर और प्रकार का प्रयोग। एक अच्छी विधि ये होगी कि दी हुई लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करने के लिए प्रकार का प्रयोग किया जाए। चरण 1, एक रेखा L खींचिए और उस पर एक बिंदु A अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 4.7 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। चरण 3, ये सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन न हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखें और L को B पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। चरण 4, ये रेखाखंड वांछित लंबाई 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। पृष्ठ 299। प्रश्नावली 14.2। प्रश्न 1, रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। प्रश्न 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। प्रश्न 3, 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचिए। इसमें से AC रेखाखंड काटिए जिसकी लंबाई 4.7 सेंटीमीटर हो। अब BC को मापिए। प्रश्न 4, 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया है। एक रेखाखंड PQ खींचिए जो रेखाखंड AB का दोगुना हो। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। संकेत, एक रेखाखंड खींचिए ताकि रेखाखंड की लंबाई AB लंबाई की बराबर हो। फिर XQ रेखाखंड काटिए ताकि XQ की लंबाई भी AB की लंबाई के बराबर हो। इस प्रकार रेखाखंड और SQ की लंबाइयां मिलकर AB की लंबाई का दुगना हो जाएंगी। प्रश्न 5, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB और 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड CD दिया है। एक रेखाखंड XY खींचिए ताकि XY की लंबाई AB और CD की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। 14.3.2 एक दिए हुए रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करना। मान लीजिए आप एक ऐसे रेखाखंड की रचना करना चाहते हैं जिसकी लंबाई एक दिए हुए रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर हो। एक तुरंत और स्वाभाविक विधि ये होगी कि आप रूलर का प्रयोग करें जिस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के चिन्ह अंकित हों। इससे AB का माप लिया जाए और फिर उसी लंबाई का प्रयोग करके एक रेखाखंड CD खींच लिया जाए। एक दूसरी विधि ये होगी कि एक पारदर्शक कागज का प्रयोग करके AB को कागज के अन्य भाग पर ट्रेस कर लिया जाए, परंतु इन विधियों से सदैव सही परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। एक और अच्छी विधि होगी कि रचना के लिए रूलर और प्रकार का प्रयोग किया जाए। ये रचना AB के लिए निम्न प्रकार की जाती है। चरण 1, रेखाखंड AB दिया है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को A पर रखिए और पेंसिल को B पर रखिए। प्रकार का फैलाव AB की लंबाई बताता है। चरण 3, कोई रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु C लीजिए। प्रकार के फैलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को C पर रखिए। चरण 4, एक चाप लगाइए जो L को D पर मान लीजिए काटे। अब CD ही AB की लंबाई के बराबर का रेखाखंड है।
पृष्ठ 300। प्रश्नावली 14.3। प्रश्न 1। कोई रेखाखंड PQ खींचिए, बिना मापे हुए PQ के बराबर एक रेखाखंड की रचना कीजिए। प्रश्न 2। एक रेखाखंड AB दिया हुआ है जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड PQ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई की दोगुनी हो। 14.4 लंब रेखाएं। आप जानते हैं कि दो रेखाएं या किरणें या रेखाखंड परस्पर लंब या परपेंडिकुलर कही जाती हैं जब वे इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि उनके बीच के कोण समकोण हों। यहाँ संलग्न आकृति में L तथा M दो रेखाएं हैं जो परस्पर लंब हैं। इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। एक फुलस्केप कागज या आपकी अभ्यास पुस्तिका के कोने दर्शाते हैं कि दो रेखाएं परस्पर समकोणों पर हैं। यहाँ कागज का चित्र दर्शाया गया है। इन्हें कीजिए। आप अपने आसपास और कहाँ लंब रेखाएं देखते हैं। एक कागज का पृष्ठ लीजिए और उसे बीच में से मोड़िए तथा मोड़ का निशान बनाइए। इसी कागज को बीच में से अन्य दिशा में मोड़िए, मोड़ का निशान बनाइए और कागज को खोल लीजिए। दोनों मोड़ के निशान एक दूसरे के परस्पर लंब हैं। पृष्ठ 301। 14.4.1 एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना। एक रेखा L कागज पर खींची हुई है और P उस पर स्थित एक बिंदु है। P से होकर गुजरता हुआ L पर लंब खींचना सरल है। हम कागज को केवल इस प्रकार मोड़ सकते हैं कि मोड़ के निशान के दोनों ओर वाले L के भाग एक दूसरे को आच्छादित करें। अक्स कागज या कोई पारदर्शक कागज क्रियाकलाप के लिए अच्छा रहेगा। आइए एक कागज लें और उस पर कोई रेखा L खींचें। अब L पर कोई बिंदु P अंकित कर लें। अब कागज को इस प्रकार मोड़िए कि L स्वयं पर परावर्तित हो, अर्थात स्वयं पर गिर पड़े। मोड़ के निशान को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि वो P से होकर जाए। कागज को खोल लीजिए। मोड़ का निशान P से होकर जाता हुआ रेखा L पर लंब है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आप इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये L पर लंब है। ध्यान दीजिए कि ये P से होकर जाता है। एक चुनौती। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब खींचना एक ऐच्छिक क्रियाकलाप। चरण 1। एक रेखा L और एक बिंदु P दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए कि P रेखा L पर स्थित है। चरण 2। रूलर के एक किनारे को रेखा L के अनुदिश रखिए, इसे कसकर पकड़े रहिए। चरण 3। एक सेट स्क्वायर को इस प्रकार रेखा L पर रखिए कि उसका समकोण बनाने वाला एक किनारा रूलर के उस किनारे के अनुदिश रहे जो रेखा L के साथ लगा हुआ है तथा सेट स्क्वायर का समकोण वाला कोना भी रूलर के स्पर्श में रहे। चरण 4। सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदेश तब तक सरकाइए जब तक कि उसका समकोण वाला कोना बिंदु P पर न आ जाए। चरण 5। इस स्थिति में सेट स्क्वायर को कसकर पकड़े रहिए। सेट स्क्वायर के समकोण के दूसरे किनारे के अनुदेश PQ खींचिए। PQ रेखाखंड रेखा L पर लंब है। आप इसको दर्शाने के लिए संकेत उल्टे T का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। बिंदु P पर बने कोण को मापकर इस रचना की जांच कीजिए। क्या हम रूलर के स्थान पर इस रचना में दूसरे सेट स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं? इसके बारे में सोचिए। पृष्ठ 302। रूलर और प्रकार की विधि। ज्यामिति में लंब डालने की जिस विधि को प्राथमिकता दी जाती है वो रूलर प्रकार की विधि है। इस रचना को यहाँ दिया जा रहा है। चरण 1। एक रेखा L पर बिंदु P दिया हुआ है। चरण 2। P को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो रेखा L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करे। चरण 3। A और B को केंद्र मानकर और AP से अधिक की त्रिज्या लेकर दो चापों की रचना कीजिए जो परस्पर Q पर काटें। चरण 4। PQ को जोड़िए या मिलाइए, तब PQ रेखाखंड ही L पर लंब है। हम इसे PQ लंब L लिखते हैं। लंब को उल्टे T से दर्शाया जाता है। पृष्ठ 303। 14.4.2 एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब जो उस पर स्थित नहीं है। इन्हें कीजिए। कागज मोड़ना। यदि हमें एक रेखा L दी हुई है और एक ऐसा बिंदु P दिया है जो रेखा L पर स्थित नहीं है, तो P से होकर जाते हुए रेखा L पर लंब खींचने के लिए हम पहले जैसे कागज मोड़ने का सरल क्रियाकलाप पुनः कर सकते हैं।
एक कागज का पृष्ठ लीजिए, पारदर्शक हो तो अच्छा रहेगा। उस पर एक रेखा L खींचिए और कोई बिंदु P अंकित कीजिए जो L पर स्थित न हो। कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान P से होकर जाए तथा रेखा L का एक भाग उसके दूसरे भाग पर पड़े। कागज को खोल लीजिए, मोड़ का निशान L पर लंब है और P से होकर जाता है। रूलर और सेट स्क्वायर की विधि। एक ऐच्छिक क्रियाकलाप। चरण 1, मान लीजिए एक रेखा है और P उसके बाहर एक बिंदु है। चरण 2, एक सेट स्क्वायर को L पर इस प्रकार रखिए कि उसके समकोण का एक किनारा L के अनुदिश रहे। चरण 3, सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे के अनुदिश एक रूलर को रखिए। चरण 4, रूलर को कसकर पकड़े रहिए और सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाइए जब तक कि P समकोण बनाने वाले दूसरे किनारे को स्पर्श न करने लगे। चरण 5, सेट स्क्वायर के इस किनारे को अनुदिश P से होती हुई रेखा खींचिए जो L को M पर काटती है। अब रेखा PM लंब है L के। पृष्ठ 304। रूलर और प्रकार की विधि। निस्संदेह रूलर और प्रकार प्रयोग करने की विधि ही एक अच्छी विधि है। चरण 1, रेखा L और एक बिंदु P दिया है जो L पर स्थित नहीं है। चरण 2, P को केंद्र मानकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो रेखा L को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करे। चरण 3, समान त्रिज्या का प्रयोग करके A और B को केंद्र मानकर दो चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु P के दूसरी तरफ Q पर प्रतिच्छेद करे। चरण 4, PQ को जोड़िए, तब PQ रेखाखंड ही रेखा L पर वांछित लंब है। इन सभी वर्णनों के यहाँ चित्र दर्शाए गए हैं। पृष्ठ 305। प्रश्नावली 14.4। प्रश्न 1, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब रूलर और प्रकार के द्वारा खींचिए। प्रश्न 2, एक रेखाखंड PQ बार खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो PQ पर न हो। R से होकर PQ रेखाखंड पर एक लंब खींचिए रूलर और सेट स्क्वायर द्वारा। प्रश्न 3, एक रेखा L खींचिए और उस पर स्थित एक बिंदु X से होकर रेखा L पर एक लंब रेखाखंड XY रेखाखंड खींचिए। अब Y से होकर XY रेखाखंड पर एक लंब रूलर और प्रकार द्वारा खींचिए। 14.4.3 एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। इन्हें कीजिए। एक कागज को मोड़िए, मान लीजिए AB रेखाखंड मोड़ का निशान है। कहीं पर स्याही से एक बिंदु X अंकित कीजिए। रेखाखंड AB को दर्पण रेखा मानते हुए X का प्रतिबिंब X डैश ज्ञात कीजिए। मान लीजिए AB और X डैश परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या OX बराबर OX डैश है? क्यों? इसका अर्थ है कि AB रेखाखंड X डैश को दो बराबर लंबाइयों के भागों में विभाजित करता है, अर्थात AB रेखाखंड X डैश का समद्विभाजक है। ये भी ध्यान दीजिए कि कोण AOX और कोण BOX समकोण हैं। क्यों? अतः रेखा AB रेखाखंड X डैश का लंब समद्विभाजक है। आकृति में हम AB रेखाखंड का केवल एक हिस्सा ही देखते हैं। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उनकी सममित अक्ष या लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। इन्हें कीजिए। पारदर्शक फीता। चरण 1, एक रेखाखंड AB खींचिए। चरण 2, एक आयताकार पारदर्शक फीते की एक पट्टी को AB रेखाखंड के विकर्णतः इस प्रकार रखें कि इसके किनारे बिंदुओं A और B पर रहें, जैसा कि सामने यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। चरण 3, इसी प्रक्रिया को एक अन्य पट्टी लेकर इस प्रकार दोहराइए कि दूसरी पट्टी विकर्णतः पहली पट्टी को A और B पर काटे। मान लीजिए ये दोनों पट्टियां M और N पर भी काटती हैं। चरण 4, M और N को जोड़िए। क्या MN रेखाखंड AB का समद्विभाजक है? माप कर जांच कीजिए। क्या ये AB रेखाखंड का लंब समद्विभाजक भी है? AB रेखाखंड का मध्य बिंदु कहाँ है? पृष्ठ 306। रूलर और प्रकार द्वारा रचना। चरण 1, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। चरण 2,
ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचिए। आपके वृत्त की त्रिज्या ए बी रेखाखंड के आधे से अधिक होनी चाहिए। चरण 3, बी को केंद्र मानकर और चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त प्रकार की सहायता से खींचिए। मान लीजिए वो वृत्त पहले वृत्त को बिंदुओं सी और डी पर प्रतिच्छेद करता है। चरण 4, सी डी को मिलाइए। ये ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। साथ ही ये भी जांच कीजिए कि कोण सी ओ ए और कोण सी ओ बी समकोण हैं। अतः रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। उपरोक्त रचना में हमें सी डी रेखाखंड को निर्धारित करने के लिए दो बिंदुओं सी और डी की आवश्यकता थी। क्या इनको ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्तों को खींचने की आवश्यकता है? क्या ये पर्याप्त नहीं है कि इन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए इन वृत्तों के दो छोटे चाप ही खींच लिए जाएं? वास्तव में व्यावहारिक रूप में हम यही करते हैं। प्रयास कीजिए। रूलर और प्रकार की रचना के चरण 2 में यदि हम त्रिज्या रेखाखंड ए बी के आधे से कम लें तो क्या होगा? पृष्ठ 307। प्रश्नावली 14.5। प्रश्न 1, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2, 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। प्रश्न 3, एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। ए, इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। जांच कीजिए कि PX बराबर PY है। B, यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं? प्रश्न 4, लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। प्रश्न 5, 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और फिर PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। प्रश्न 6, केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा AB खींचिए। इस जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या ये वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। प्रश्न 7, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब AB रेखाखंड एक व्यास है। प्रश्न 8, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई दो जीवाएं खींचिए। इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? प्रश्न 9, शीर्ष O वाला कोई कोण खींचिए। इसकी एक भुजा पर एक बिंदु A और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु B इस प्रकार लीजिए कि OA बराबर OB है। OA रेखाखंड और OB के लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए ये P पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या PA बराबर PB है? यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 308। 14.5 कोण। 14.5.1 दिए हुए माप का कोण बनाना। मान लीजिए हम 40 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं। इसके लिए वांछित चरण इस प्रकार हैं। चरण 1, एक किरण AB खींचिए। चरण 2, चांदे के केंद्र को A पर इस प्रकार रखिए कि उसका शून्य किनारा 0 डिग्री किरण AB के अनुदिश रहे। चरण 3, B के पास के शून्य से प्रारंभ करते हुए 40 डिग्री के सम्मुख बिंदु C अंकित कीजिए। चरण 4, AC मिलाकर किरण AC बनाइए। कोण BAC ही वांछित कोण है। इन सभी चरणों को यहाँ चित्र रूप में दर्शाया गया है। पृष्ठ 309। 14.5.2 एक दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। मान लीजिए हमें एक कोण दिया है जिसका माप हमें ज्ञात नहीं है। हम इस कोण के बराबर एक कोण बनाना चाहते हैं। देखिए कि ऐसा किस प्रकार किया जाता है। कोण A दिया है जिसका माप ज्ञात नहीं है। चरण 1, एक रेखा L खींचिए और उस पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को A पर रखकर एक चाप खींचिए जो कोण A की भुजाओं को B और C पर काटता है। चरण 3, प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को P पर रखकर एक चाप लगाइए जो L को Q पर काटता है। चरण 4, प्रकार को लंबाई BC के बराबर खोलिए।
चरण 5, प्रकार के फैलाव में बिना परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को Q पर रखिए और एक चाप लगाइए जो पिछले चाप को R पर काटता है। चरण 6, PR को मिलाकर किरण PR बनाइए, इससे कोण P प्राप्त होता है। कोण P ही वांछित कोण है जिसका माप कोण A के बराबर है। इसका अर्थ है कि कोण QPR और कोण BAC के माप बराबर हैं। पृष्ठ 310। 14.5.3 एक कोण का समद्विभाजक। एक कागज पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। O को प्रारंभिक बिंदु लेकर दो किरणें OA और OB खींचिए। आपको कोण AOB प्राप्त हो जाता है। इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए तथा किरणें OA और OB परस्पर संपाती हो जाएं। मान लीजिए OC मोड़ का निशान है जो हमें कागज को खोलने पर प्राप्त होगा। स्पष्टतः किरण OC कोण AOB की सममित अक्ष है। कोण AOC और कोण COB को मापिए, क्या ये बराबर हैं? अतः OC कोण AOB की सममित अक्ष है और कोण AOB की समद्विभाजक है। पृष्ठ 311। रूलर और प्रकार द्वारा रचना। मान लीजिए एक कोण A दिया है। चरण 1, A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए जो कोण A की किरणों या भुजाओं को B और C पर काटता है। चरण 2, B को केंद्र मानकर और BC के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक चाप कोण A के अभ्यंतर में खींचिए। चरण 3, C को केंद्र मानकर एक चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर कोण A के अभ्यंतर में एक और चाप लगाइए। मान लीजिए ये दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब AD रेखाखंड ही कोण A का वांछित समद्विभाजक है। उपरोक्त चरण 2 में यदि हम त्रिज्या BC के आधे से कम लें तो क्या कोण होगा? 14.5.4 विशेष मापों के कोण। कुछ विशेष मापों के कोणों की रचना करने की कुछ सुंदर और परिशुद्ध विधियां हैं जिनमें चांदे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। 60 डिग्री के कोण की रचना। चरण 1, एक रेखा L खींचिए और उस पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखिए और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए जो रेखा L को मान लीजिए बिंदु A पर काटता है। चरण 3, अब A को केंद्र मानकर O से होकर जाता एक चाप खींचिए। चरण 4, मान लीजिए ये दोनों चाप परस्पर बिंदु B पर काटते हैं। OB को जोड़कर किरण OB बनाइए, तब कोण BOA ही 60 डिग्री माप का वांछित कोण है। पृष्ठ 312। 30 डिग्री के माप के कोण की रचना। ऊपर दर्शाए अनुसार 60 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अब इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण 30 डिग्री का है। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। प्रयास कीजिए। 15 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? 120 डिग्री के कोण की रचना। 120 डिग्री का कोण 60 डिग्री के कोण के दोगुने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतः इसकी रचना निम्न प्रकार की जा सकती है। चरण 1, एक रेखा L खींचकर उस पर एक बिंदु O अंकित कीजिए। चरण 2, प्रकार का नुकीला सिरा O पर रखकर और एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो रेखा L को A पर प्रतिच्छेद करे। चरण 3, प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए और A को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए जो पिछले चाप को B पर काटता है। चरण 4, पुनः प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए और B को केंद्र मानकर एक चाप लगाइए जो पहले चाप को C पर काटता है। चरण 5, OC को जोड़कर किरण OC बनाइए, तब कोण COA ही वो कोण है जिसका माप 120 डिग्री है। पृष्ठ 313। प्रयास कीजिए। 150 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? 90 डिग्री के कोण की रचना। एक रेखा पर उस पर दिए हुए एक बिंदु से होकर एक लंब खींचिए जो पहले कर चुके हैं। ये वांछित 90 डिग्री का कोण है। प्रयास कीजिए। 45 डिग्री के कोण की रचना आप किस प्रकार करेंगे? प्रश्नावली 14.6। प्रश्न 1, 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खींचिए। प्रश्न 2, 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। प्रश्न 3, एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। प्रश्न 4,
153 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसके 4 बराबर भाग कीजिए। प्रश्न 5, रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 120 डिग्री, ई 45 डिग्री, एफ 135 डिग्री। प्रश्न 6, 45 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसके समद्विभाजक कीजिए। प्रश्न 7, 135 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। प्रश्न 8, 70 डिग्री का एक कोण खींचिए, इस कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। प्रश्न 9, 40 डिग्री का एक कोण खींचिए, इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए। पृष्ठ 314। हमने क्या चर्चा की? इस अध्याय में ज्यामितीय आकारों को खींचने की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। 1. आकारों की रचना करने के लिए हम ज्यामिति बॉक्स में दिए निम्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं। 1. रूलर, 2. प्रकार, 3. डिवाइडर, 4. सेट स्क्वायर, 5. चांदा। 2. रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न रचनाएं की जा सकती हैं। 1. एक वृत्त जब उसकी त्रिज्या की लंबाई दी हो। 2. एक रेखाखंड जब उसकी लंबाई दी हो। 3. एक रेखाखंड के बराबर रेखाखंड बनाना। 4. एक रेखाखंड पर एक बिंदु से लंब खींचना जब वो बिंदु ए रेखा पर स्थित हो, बी रेखा पर स्थित न हो। 5. दी हुई लंबाई के रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। 6. दिए हुए माप का एक कोण। 7. दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। 8. दिए हुए कोण का समद्विभाजक। 9. कुछ विशेष मापों के कोण जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 315। पुस्तक में पृष्ठ 315 से पृष्ठ 337 तक इन प्रश्नावलियों के उत्तरों को दर्शाया गया है, जिन्हें प्रश्नों के साथ रिकॉर्ड कर लिया गया है। पृष्ठ 338। दिमागी कसरत। प्रश्न 1, आमों की एक टोकरी से आमों को 2-2 के समूह में गिनने पर 1 बचता है। 3-3 के समूहों में गिनने पर 2 बचते हैं। 4-4 के समूह में गिनने पर 3 बचते हैं। 5-5 के समूह में गिनने पर 4 बचते हैं। 6-6 के समूहों में गिनने पर 5 बचते हैं। लेकिन 7 के समूह बनाकर गिनने पर कुछ शेष नहीं बचता। टोकरी में कम से कम कितने आम थे? उत्तर 119। प्रश्न 2, एक लड़के से 3, 5, 12 तथा एक और संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा गया, लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिखा और फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है। चौथी संख्या क्या हो सकती है? उत्तर 28। प्रश्न 3, कपड़े के 5 टुकड़ों की लंबाई 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर और 48 मीटर है। एक मापने की छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाई रूप में मापी जा सकती हैं। छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? उत्तर 3 मीटर। प्रश्न 4, 3 पात्र हैं, उनमें से एक में पूरा 10 लीटर दूध ही आता है तथा वो पूरा भरा हुआ है। बाकी दोनों पात्रों को क्रमशः 7 लीटर और 3 लीटर दूध आता है। पात्रों में कोई मापन चिन्ह नहीं है। एक ग्राहक ने 5 लीटर दूध मांगा। आप उसे उतना दूध कैसे देंगे? उसे आंखों के द्वारा अनुमान का विश्वास नहीं होगा। उत्तर, व्यक्ति उनसे अलग एक खाली बर्तन लेता है। 3 लीटर वाले पात्र की सहायता से 9 लीटर दूध 10 लीटर वाले पात्र से खाली पात्र में डाल देगा। इस प्रकार 1 लीटर दूध 10 लीटर वाले पात्र में बच जाएगा। 7 लीटर वाले पात्र की मदद से 7 लीटर दूध अलग वाले पात्र में निकालेगा और उसे 10 लीटर वाले पात्र में डाल देगा। अब 10 लीटर वाले पात्र में 1 + 7 बराबर 8 लीटर दूध होगा। 3 लीटर वाले पात्र की सहायता से वो 3 लीटर दूध 10 लीटर वाले पात्र में से निकालेगा। इस प्रकार इसमें 8 - 3 बराबर 5 लीटर दूध बच जाएगा, जो कि वो ग्राहक को देगा। प्रश्न 5, 27 में कौन सी 2 अंकों वाली संख्याएं जोड़ी जाएं कि उसके संख्यांक बदल जाएं? उत्तर 14, 25, 36, 47, 58, 59। प्रश्न 6, सीमेंट का गारा बनाया जा रहा था जिसमें आयतन के हिसाब से सीमेंट और रेत का मिश्रित अनुपात 1:6 है। आयतन की 42 इकाई के गारे में कितना सीमेंट और मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:9 हो जाए? उत्तर
2 इकाई। प्रश्न 7, साधारण नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक और पानी का भार के अनुसार अनुपात 3:70 है। इस तरह के 1 किलोग्राम मिश्रण में से यदि 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ जाए तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? उत्तर 1:2। प्रश्न 8, मधुमक्खियों के एक झुंड का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने गया। शेष का 3/4 गुलाब के बाग में चला गया। शेष बची हुई 10 अभी तक निर्णय नहीं ले पाईं। झुंड में कुल कितनी मधुमक्खियां थीं? उत्तर 80। पृष्ठ 339। प्रश्न 9, 15 बच्चे एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। उन्हें कहा गया है कि वे अपने एकदम अगले से अगले को रुमाल दें। ये खेल तब रुक जाएगा जब रुमाल वापस उसी बच्चे के पास आएगा जिसने खेल आरंभ किया था। उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है: 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1। यहाँ हम देख सकते हैं कि रुमाल सभी बच्चों के हाथों में आया। 1, क्या होगा यदि रुमाल बाएं से बीच में हर बार 2 बच्चे छोड़कर देना शुरू करे? क्या तब प्रत्येक बच्चे को रुमाल मिलेगा? उत्तर नहीं, सभी बच्चों को ये प्राप्त नहीं होगा। 2, क्या होगा यदि बीच में 3 बच्चे छोड़े जाएं? आप क्या देखते हैं? किन स्थितियों में सभी को रुमाल मिलता है और किन स्थितियों में नहीं? इस खेल को 16, 17, 18, 19, 20 बच्चों के साथ खेल कर देखिए। आप क्या देखते हैं? उत्तर सभी रुमाल प्राप्त करेंगे। प्रश्न 10, 2 संख्याएं 9 और 16 लें। 9 को 16 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें। शेषफल क्या होगा? जब 2 गुणा 9 को 16 से भाग करें, 3 गुणा 9 को 16 से भाग करें, 4 गुणा 9 को 16 से भाग करें, 5 गुणा 9 को 16 से भाग करें, ... 15 गुणा 9 को 16 से भाग करें। शेषफलों की सूची बनाइए। अब संख्या 12 और 14 लीजिए। शेषफलों की सूची बनाइए। जब 12, 12 गुणा 2, 12 गुणा 3, 12 गुणा 4, 12 गुणा 5, 12 गुणा 6, 12 गुणा 7, 12 गुणा 8, 12 गुणा 9, 12 गुणा 10, 12 गुणा 11, 12 गुणा 12, 12 गुणा 13 को 14 से भाग करें। क्या उपरोक्त दोनों स्थितियों में कुछ अंतर दिखाई देता है? उत्तर 9, 2, 11, 4, 13, 6, 15, 8, 1, 10, 3, 12, 5, 14, 7, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 12, 10, 8, 6, 4। प्रश्न 11, आपको 2 पात्र दिए जाते हैं जिनकी धारिता क्रमशः 9 लीटर और 5 लीटर है। पात्रों पर न तो कोई मापन चिन्ह है और न ही दृश्य अनुमान संभव है। नल से 3 लीटर पानी कैसे इकट्ठा करेंगे? आप पात्र का प्रयोग पानी डालने के लिए कर सकते हैं। यदि पात्रों की धारिता क्रमशः 8 लीटर और 6 लीटर हो तो क्या आप 5 लीटर पानी इकट्ठा कर सकते हैं? उत्तर 9 लीटर के पात्र को भरिए। 5 लीटर वाले पात्र की सहायता से उसमें से 5 लीटर निकाल लें। अब 5 लीटर वाले पात्र को खाली कर दें। बचा हुआ 4 लीटर उस 9 लीटर वाले पात्र में से 5 लीटर वाले पात्र में डाल दें। अब 9 लीटर वाले पात्र को पुनः भरें। 5 लीटर वाले पात्र को भर लें। 9 लीटर वाले पात्र में 8 लीटर रह जाता है। 5 लीटर वाले पात्र को खाली कर लें। 9 लीटर वाले पात्र से इसे भर लें। 9 लीटर वाले पात्र में 3 लीटर बच जाएगा। प्रश्न 12, एक सभागृह की पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। उत्तरी दीवार का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर है और फर्श का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है। सभागृह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उत्तर लंबाई बराबर 9 मीटर। प्रश्न 13, यदि 2 अंकों की एक संख्या के इकाई अंक में से 4 घटाया जाए और दहाई अंक में 4 जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 2 गुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर 36। प्रश्न 14, 2 नाविक एक नदी के 2 सम्मुख किनारों से एक साथ विपरीत दिशा में चलने के 45 मिनट बाद एक दूसरे को पार करते हैं। वे तब तक नाव चलाते हैं जब तक कि दूसरे किनारे पर पहुंचकर वापस उसी प्रारंभिक किनारे पर न आ जाएं। वे दोबारा एक दूसरे को कब पार करेंगे? उत्तर 90 मिनट पश्चात। पृष्ठ 340। प्रश्न 15,
3 लड़कियां सीढ़ियां उतर रही हैं। एक लड़की 2 सीढ़ी 1 कदम में उतरती है, दूसरी 3 सीढ़ी और तीसरी 4 सीढ़ी 1 कदम में उतरती है। वे तीनों सीढ़ियों के शुरू होने के पहले स्थान पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए चलती हैं। वे सभी अंतिम सीढ़ी पर एक साथ पहुंचती हैं। कितनी सीढ़ियों पर केवल एक जोड़ा पैरों के निशान होंगे? क्या कोई ऐसी भी सीढ़ी है जिस पर पैरों के निशान नहीं होंगे? उत्तर, वे सीढ़ियां जिनमें पैरों के एक जोड़े के निशान हैं वे हैं 2, 3, 9 और 10। वे सीढ़ियां जिन पर कोई निशान नहीं है वे हैं 1, 5, 7, 11। प्रश्न 16, सैनिकों के एक समूह को 3-3 पंक्तियां बनाकर एक कतार में खड़े होने को कहा गया। ये देखा गया कि एक सैनिक बच जाता है। जब उन्हें 5-5 की पंक्ति में खड़े होने को कहा गया तब 2 सैनिक बच जाते हैं। जब उन्हें 7-7 की पंक्ति में खड़े होने को कहा गया तब 3 सैनिक बच जाते हैं। समूह में कुल कितने सैनिक थे? उत्तर, 52। प्रश्न 17, 4 बार 9 का प्रयोग कर विभिन्न संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा इत्यादि लगाकर 100 प्राप्त कीजिए। उत्तर, 90 + 9/9। प्रश्न 18, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ... गुणा 2 30 बार के गुणनफल में कितने अंक होंगे? उत्तर, 10। प्रश्न 19, यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर, 30 किलोमीटर। प्रश्न 20, 2 वाहनों की चालों का अनुपात 2:3 है। यदि पहला वाहन 50 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है तो दूसरा वाहन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? उत्तर, 50 किलोमीटर। प्रश्न 21, श्री नटराजन की आय का व्यय के साथ अनुपात 7:5 का है। यदि वो एक महीने में 2000 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? उत्तर, 7000 रुपये प्रति माह। प्रश्न 22, एक लॉन की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 3:5 है। इसमें बाड़ लगाने का खर्चा 3200 रुपये आया जो कि 2 रुपये प्रति मीटर की दर से है। लॉन को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकसित करने पर कितना खर्च आएगा? उत्तर, 15 लाख रुपए। प्रश्न 23, यदि अंगूठे के लिए 1, तर्जनी उंगली के लिए 2, मध्यमा के लिए 3, अनामिका उंगली के लिए 4, कनिष्ठिका उंगली के लिए 5 और इसी प्रकार पीछे से गणना करते हुए 6 अनामिका उंगली के लिए, 7 मध्यमा उंगली के लिए, 8 तर्जनी उंगली के लिए, 9 अंगूठे के लिए, 10 तर्जनी अंगुली के लिए, 11 मध्यमा उंगली के लिए, 12 अनामिका उंगली के लिए, 13 कनिष्ठिका उंगली के लिए, 14 अनामिका उंगली और इसी तरह आगे भी गिनती करते जाएं तो किस उंगली के लिए 1000 गिनेंगे? उत्तर, तर्जनी उंगली। पृष्ठ 341। प्रश्न 24, आम के एक बाग से 3 मित्रों ने मिलकर कुछ आम तोड़े और इन्हें इकट्ठा कर सो गए। कुछ समय बाद उनमें से एक मित्र उठा और उसने इकट्ठे किए गए आमों को 3 बराबर भागों में बांटा तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रखकर फिर सो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मित्र उठा और उसने भी शेष आमों को अनजाने में 3 बराबर भागों में बांटा तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और एक भाग अपने पास रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद तीसरा मित्र उठा, उसने भी शेष बचे आमों को अनजाने में 3 बराबर भागों में बांटा तो एक आम बच गया जिसे उसने बंदर को खिला दिया और अपना एक भाग अपने पास रखकर सो गया। कुछ देर बाद तीनों मित्र एक साथ उठे तो 30 आम मिले। बताइए प्रारंभ में कुल कितने आम तोड़े गए थे? उत्तर, 106 आम। प्रश्न 25, विशिष्ट संख्या। एक संख्या है जो बहुत विशिष्ट है। ये संख्या अपने अंकों के योगफल की तिगुनी है। क्या आप ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर, 27। प्रश्न 26, 10 पौधों को सीधी रेखाओं में ऐसे लगाना है कि प्रत्येक रेखा में ठीक ठीक 4 पौधे आ जाएं। उत्तर, एक व्यवस्था की जा सकती है। ये व्यवस्था सी अक्षर के समान है। ऊपर और नीचे की दोनों भुजाएं, इनमें 4-4 पौधे रखेंगे
और बीच वाली खड़ी लाइन के लिए ऊपरी और निचली लाइन का आखिरी बिंदु गिनते हुए बीच में 2 बिंदु लगा देंगे। इस तरह बीच वाली लाइन में भी 4 बिंदु हो जाएंगे, अर्थात 4 पौधे हो जाएंगे। प्रश्न 27, निम्न प्रत्येक क्रम में अगली संख्या लिखिए। ए 1, 5, 9, 13, 17, 21, उत्तर 25। बी 2, 7, 12, 17, 22, उत्तर 27। सी 2, 6, 12, 20, 30, उत्तर 42। डी 1, 2, 3, 5, 8, 13, उत्तर 21। ई 1, 3, 6, 10, 15, उत्तर 21। प्रश्न 28, यहाँ दिए गए कथन के क्रम को देखिए। 31 गुणा 39 बराबर 13 गुणा 93। प्रत्येक पक्ष में दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं और संगत संख्याओं के क्रम को संख्यांकों को बदलकर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ और संख्या युग्मों को लिखने का प्रयास कीजिए। उत्तर एक ऐसा युग्म है 13 गुणा 62 बराबर 31 गुणा 26। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 342। पुस्तक में पृष्ठ 342 और 343 पर दिमागी कसरत के उत्तरों को दर्शाया गया है, जिन्हें प्रश्नों के साथ रिकॉर्ड कर लिया गया है। यहाँ ये पुस्तक समाप्त होती है।